मुझे ये बताइए अभिषेक जी, आज आपके नेता क्यों कह रहे हैं कि मैं भी नक्सली हूं, मैं भी दिमागी नक्सली हूं? अच्छा, आप भी हैं सुचरिता जी। चलिए, अब आपके नेता हैं तो आप भी हैं ही, आप अलग थोड़ी बात कह सकते हैं। बिल्कुल। हाँ। आप मुझे बोलने दीजिएगा। सुचरिता जी, मैं अभिषेक तिवारी डंके की चोट पे कहता हूं कि मैं दिमागी नक्सल हूं। क्यों? क्योंकि मैं सरकार से सवाल पूछता हूं। क्यों? क्योंकि मैं किसानों की आवाज बुलंद करता हूं। क्यों? क्योंकि हम जेएनजीओ की आवाज को उठाते हैं। क्यों? क्योंकि जो जेएनजी का अधिकार था उनके साथ कंधे से कंधे मिला करके उनकी आवाज को बुलंद करने का कार्य किए। क्यों? क्योंकि हम महिलाओं की सम्मान की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि हम सरकार से सवाल पूछते हैं कि एजुकेशन को जो आप लोगों ने बर्बाद किया वो कैसे ठीक होगा। हम क्यों? क्योंकि हम सरकारी अस्पताल की आवाज उठाते हैं, आम जनमानस की आवाज उठाते हैं, इसलिए हम लोग दिमागी नक्सल हैं। आज देश के अंदर दो ग्रुप है। एक दिमागी नक्सल लोग हैं जो सरकार के अहंकार को खत्म कर दिए, जो सरकार की तानाशाही को खत्म कर दिए, जो तानाशाह को झुका दिए। दूसरी तरफ महामानव लोग हैं, नॉन बायोलॉजिकल लोग हैं, 56 इंच का छोटा बंदर वाले लोग हैं, तड़ीपार लोग हैं और दिमागी पैदल लोग हैं। ये वो लोग हैं जो अमेरिका के सामने घुटने टेक देते हैं। ये वो लोग हैं जो ट्रंप के सामने घुटने टेक देते हैं। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के यहाँ जाकर के बिना बुलाए बिरयानी खाने का कार्य करते हैं। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के लोगों को। तो अभिषेक जी, ये कहिए ना, आपको सीधे सीधे प्रधानमंत्री और बीजेपी पर हमला बोलना है तो आप दिमागी नक्सल बन गए। अभिषेक जी के प्राचीर पे कुचलते में जवाब दे दूंगा। अभिषेक जी, मैं आपसे एक बात कहना चाह रही हूं। आप लोगों ने नक्सलवाद और नक्सली की जो परिभाषा है उसे मजाक बना दिया है। जब आप कह रहे हैं कि मैं भी नक्सली हूं, आप लोग इसे ऐसे मूवमेंट की तरह दिखाना चाह रहे हैं जैसे नक्सली होना कोई बड़ी गर्व की बात है। कौन होता है नक्सली सर? जिन लोगों ने अपनों को खो दिया ना सर, उनसे पूछ लीजिए कि नक्सलवाद की समस्या कितनी भीषण रही, कितने हमने मासूमों को खोया नक्सलवाद के चलते। और आप लोग इसे मजाक बनाकर कह रहे हैं हम भी नक्सली हैं। आपको बड़े गर्व के साथ ये बता रहे हैं सर। नक्सलवाद की समस्या से जोड़कर ही उन्होंने जो दिमागी नक्सली की बात कही। आप प्रधानमंत्री और बीजेपी पर हमला बोलिए, लेकिन मैं भी नक्सल ऐसे आप बोल रहे हैं जैसे बहुत गर्व की बात कर दी आपने। इतने मासूमों को हमने खो दिया। जिस तरह नक्सलवाद की समस्या ने उतने लोग मारे गए जितने आतंकवाद में नहीं मारे गए, और आप लोग बड़े गर्व से कह रहे हैं कि हमें नक्सली हैं हम। अब हर्षवर्धन जी, मैं एक चीज आपसे पूछूंगी। महबूबा मुफ्ती कह रही, क्योंकि वो कह रही मैं तो 370 को सपोर्ट करती हूं, पर अरविंद केजरीवाल क्यों कह रहे हैं भाई? देखिए सुचरिता जी, वैसे तो आपने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की, लेकिन जब राजनीतिक हितों के लिए देश के खिलाफ लोग खड़े हो जाएं तो उनको कुछ समझ में नहीं आता है। नक्सली दरअसल, चूंकि आपने पूरा लिख दिया होता तो शायद थोड़ा और ठीक रहता। नक्सली मतलब वामपंथी माओवादी आतंकवादी। जब आप ऐसे लिखेंगे टीवी पर तब लोगों को समझ में आएगा कि नक्सली मतलब क्या। नक्सली मतलब वामपंथी माओवादी आतंकवादी, जिन्होंने पशुपति से तिरुपति तक रेड कॉरिडोर बनाना तय किया था, जो देश के संविधान को समाप्त करना चाहते हैं, जो लोकतंत्र की हत्या करने के लिए लोगों की हत्या करते हैं, जल जंगल जमीन बचाने के नाम पर जल जंगल जमीन पर अवैध कब्जा करते हैं। और कई लोग कह रहे हैं कि पढ़े लिखे लोग दिमागी नक्सल हैं और जो नहीं पढ़े हैं वो अंधभक्त हैं। अब इन मूर्खों को कौन समझाए? नक्सल पढ़े लिखे नहीं थे। नक्सलियों ने 500 से अधिक विद्यालयों को बारूद लगाकर उड़ा दिया। नक्सलियों ने 300 से अधिक अस्पतालों को बारूद लगाकर उड़ा दिया। नक्सलियों ने हजारों आदिवासी समाज के लोगों के हाथ पैर उड़ा दिए, जीवन समाप्त कर दिया, बच्चियों के साथ दुष्कर्म किए, उनको गुलाम की तरह रखा, सिर्फ अपने सेक्स टॉय की तरह, सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह महिलाओं का उपयोग किया। वहां पर मंदिर नहीं बचे, वहां पर मोबाइल टावर नहीं बचे, वहां पर सड़कें नहीं बची, पूरा का पूरा इलाका बर्बाद कर दिया। उन आतंकवादियों के लिए लोग खड़े, और उन्हीं आतंकवादियों का समर्थन करने कुछ लोग शहरों में बैठे थे, कुछ लोग विश्वविद्यालयों में बैठे थे, कुछ लोग पत्रकारिता संस्थानों में बैठे थे, जिनको अर्बन नक्सल कहा जाता था। ये अच्छा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से यह ऐलान किया, और ये देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है। नक्सलवाद को समाप्त जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने लक्ष्य तय करके किया, वो जरा उन लोगों से पूछिए, उनके गांव में जाइए, उनके घरों में जाइए, जिनके विद्यालय शुरू हो गए, जिनके लिए जीवन शुरू हो गया, जिनके गांव तक मुख्यधारा पहुंच गई, जहां सड़कें पहुंच गई, जहां मोबाइल टावर काम करने लगा, वो टीवी के जरिए दुनिया से जुड़ गए।
वहां जाकर पूछिए। और ये जो दिमागी नक्सली आतंकवादी हैं, इनका भी समूल नाश करने की जरूरत है। या तो ये मुख्यधारा में आएंगे, नहीं तो इनका भी समूल नाश होना चाहिए। ये दिमाग में अगर आतंकवाद किसी के पल रहा है तो ठीक उसी तरह से है। आखिरी पंक्ति कह दूं, जैसे आतंकवादी आते हैं कश्मीर और देश में आतंकवाद करते जाते हैं, तो जो दिमागी आतंकवादी है ना, वो शहबाज शरीफ है, वो आसिम मुनीर है, वैसे ये दिमागी नक्सली आतंकवादी हैं। ऐसे बताइए तो देश को अच्छे से समझ में आए। मुझे लगता है हर्षवर्धन जी, जो बात आपने कही उस पर यहाँ इस पैनल में कितने लोग सहमत होंगे मुझे नहीं पता है, लेकिन बहुत आपने स्पष्टता से बात रखी है, बहुत स्पष्टता से बात रखी है, इस कॉन्टेक्स्ट में बात रखी है। इसलिए मैं अनुपम जी के पास जा रही हूँ। विवेक जी, यू विल नॉट एग्री विद हिम, आई नो, तो मैं अभी आ रही हूँ आपके, पहले मैं अनुपम जी के पास चली जाऊँ, क्योंकि बहुत जरूरी है अनुपम जी इस बात को, जो बात हर्षवर्धन जी ने कही या फिर जो बात डीजीपी सर ने कही, विजय जी ने कही। आपकी पार्टी, अब आज बीजेपी ने सीधे कहा कि सबसे बड़ी आंतरिक समस्या नक्सलवाद है, ये तो खुद पी चिदम्बरम कहते थे। और कैसे नक्सलवाद के खिलाफ लड़ रहा था ये देश, इतने साल हमने देखा, लेकिन आज वही पी चिदम्बरम पलटकर कहेंगे हाँ मैं हूं दिमागी नक्सली। क्या मतलब है इसका? सुचारिता जी, मुझे सबसे पहले तो शाबाशी और बधाई देना चाहिए आपको कि आपको जो स्पष्टता बीजेपी और बीजेपी के लाइन में तुरंत दिख जाती है, वो आमतौर पे मैं कोशिश करूंगा कि मेरी लाइन में भी दिखे, प्रयास करूंगा। सर प्लीज ट्राई, बिल्कुल वो कोशिश करिए जी। देखिए, 12 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जो उनको अवसर मिला देश की सेवा करने का, देश को प्रगति के पथ पर ले जाने का, उन 12 वर्षों में अगर उन्होंने कोई काम बखूबी किया है तो वो अलग अलग नए नए जुमलों के जरिए देश में फिजूल की डिबेट क्रिएट करने की कोशिश की, जिसको कभी तथ्यों के आधार पे, तर्कों के आधार पे साबित नहीं कर पाए, लेकिन जुमला फेंकना है और फिर मीडिया के बड़े वर्ग के जरिए उस जुमले पे फिजूल का डिबेट करना है और उस फिजूल के डिबेट में पूरे देश को उलझा के रखना है और अपनी हर तरह की असफलता, हर तरह के नकारेपन पे, चाहे वो शिक्षा नीति की असफलता हो, रोजगार नीति की हो या विदेश नीति की हो, हर तरह की विफलताओं पे पर्दा डालने का काम इस तरह के फर्जी डिबेट के जरिए किया जाता है। कभी अर्बन नक्सल, जिसको वो कभी परिभाषित नहीं कर पाए और सदन में कह दिया कि नहीं, पता ही नहीं क्या होता है। कभी टुकड़े टुकड़े गैंग, जिसको कभी परिभाषित नहीं कर पाए और कह दिया कि नहीं ऐसा कुछ है ही नहीं। कभी आंदोलन जीवी, कभी खान मार्केट गैंग, कभी अब एक नया टर्म लेके आ गए। ये जो नया टर्म है, इसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट क्या है मैं आपको बताता हूं और समझाने का प्रयास करता हूं। जी जी जी। जब से भाजपा और भाजपा के नेतृत्व को यह समझ में आया है कि देश का युवा वर्ग और जेन जी बहुत गुस्से में है, आक्रोश में, उस दिन से एक डेडिकेटेड प्रयास शुरू हुआ है कि जेनजी टर्म को पहले डिलेजिटिमाइज और बदनाम किया जाए कुछ भी करके। लोगों को जेनजी सुन के ही लगे कि ये कुछ गड़बड़ और गलत कुछ होने वाला है। वो प्रयास पहले हुआ और मुझे याद है कि ऐसे भी डिबेट्स में मैं रह चुका हूं जिसमें जेनजी के साथ ऐसा क्वेश्चन मार्क लगाया जाता था जैसे कि जेनजी है ही कुछ अराजकता फैलाने वाला वर्ग, उसी का नामकरण जेनजी है। अब जब उनको समझ में आ गया है कि जेनजी टर्म के साथ वो काम वो नहीं कर सकते, इतना बड़ा आंदोलन देखने के बाद, अपने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद और एक ऐसे इस्तीफे के बाद उस सरकार में जिसको गर्व होता था कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते, भाई हमारे देश में मंत्रियों का इस्तीफा हमेशा नैतिकता के आधार पे होता था। चलिए अनुपम जी, ये डिबेट्स मैंने बहुत दिन कर लिए। आज तो मेरा सीधा सवाल है कि चिदम्बरम जी क्यों बन गए दिमागी नक्सल? नहीं, आप पूरी कहानी बताने लग गए सर, इतना समय थोड़ी है। क्यों नहीं बताऊंगा, उसी विषय पे बात कर रहा हूँ क्योंकि आप, अरे भाई ये इस पर मैंने कई डिबेट्स कर ली सर, जेनजी पर। मुझे बोलने का अवसर दिया और मुझे आप 3 मिनट बोलने नहीं दे रही है। अरे क्यों नहीं बोलने दिया सर? इतनी देर से आप बोल रहे हैं, मैं आपसे पूछ रही हूँ ना कि दिमागी नक्सल का कॉन्टेक्स्ट क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ सर। क्यों नहीं सुनेंगे आप और क्यों नहीं सुनने देंगे लोगों को? नहीं, सुनने देंगे की बात नहीं है, क्योंकि सबके पास अपना नियमित समय है ना सर, इसीलिए बोल रही हूँ। जो सवाल है उस पर बोलिए ना आप। जेनजी पर तो कई डिबेट्स हो गई। 3 मिनट सुनेंगे ना? हाँ। कि सिर्फ आपके कानों को जो मधुर लगे सिर्फ वही सुनेंगे? नहीं सर, मेरे कानों को तो सारे मेहमानों की आवाज मधुर लगती है, क्योंकि सब मेरे माननीय मेहमान हैं। आपकी भी आवाज बहुत मधुर लग रही है सर। अब आगे बताइए ना प्लीज। जी, मेरी बात सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं कि अब जब ये आंदोलन हुआ और उनको समझ में आ गया कि जेनजी टर्म के खिलाफ उस तरह का हम प्रोपेगेंडा नहीं चला सकते हैं, ठीक है, और विवश हो गए मंत्री के इस्तीफे के लिए, तो अब सवाल पूछने वाले लोग
असंतुष्ट लोग, आंदोलन खड़ा करने वाले लोग, उनके लिए एक नया टर्म देना है जिसके बहाने एक नया डिबेट, जिस डिबेट को आप कर रही हैं, जिसमें हम सब शामिल हैं प्लेयर्स की तरह और फिजूल में लगे हुए हैं, जिसको बीजेपी के भी प्रवक्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने तो ये नहीं बताया कि किसको बोला, प्रधानमंत्री जी ने तो ये नहीं बताया। अनुपम जी फिजूल में नहीं लगे हैं, फिजूल में नहीं लगे हैं सर। इस डिबेट को जन्म देने वाले आप ही के नेता हैं। आपको अगर लग रहा है डिबेट फिजूल की है तो क्यों जा रहे हैं आप? आपके नेताओं को नहीं पार्टिसिपेट करना चाहिए फिजूल की डिबेट में। चुभने लग जाती है मेरी बात में प्रधानमंत्री। नहीं, मैं आपसे बात पूछ रही हूँ ना, आप सीधे सीधे कह रहे हैं फिजूल की डिबेट। अरे तो भाई आप पार्टिसिपेट करने आए हैं, उसमें आपको टॉपिक बताया गया था, आप मुझे समझ नहीं आ रहा आपको इसमें फिजूल क्या लग रहा है।